तो एंटी-नाइन वेव प्रोपगेशन के यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे डेल ऑपरेटर, उसके बाद ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस थ्योरम, कर्ल और स्टोक्स थ्योरम। उसके बाद हम लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर एंड वेक्टर डिस्कस करेंगे और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से सोलेनॉइडल और इरोटेशनल वेक्टर फील्ड्स क्या होती हैं वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, ये एक केवल ऑपरेटर है। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर या वेक्टर के साथ तो वो एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है और वो क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है। डेल ऑपरेटर को कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में लिखने के एक्सप्रेशंस कुछ ये हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डेल ऑपरेटर बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव है। एक्स वाई जेड, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो एक्स में पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का, वाई में पार्शियल डेरिवेटिव और जेड में पार्शियल डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का, कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट। और उन पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ में वेक्टर वही आएगा जिस भी डायरेक्शन के अलोंग आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो। डेल बाई डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ए जेड कैप। लेकिन जब आप इसको सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आइडेंटिफाई करोगे तो सिलिंड्रिकल में मेरे पास एक एंगल होता है फाई। तो उस फाई के अलोंग जो मेरी रेडियस है वो कितनी होती है, या जो आर्क है उस आर्क की वैल्यू या डिफरेंशियल लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, रो डी फाई। तो उसी वजह से हम लोग 1/रो से इसको डिवाइड कर देते हैं ए फाई वाले कंपोनेंट को। सिमिलरली मैं अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास दो एंगल्स हैं, थीटा और फाई। थीटा के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल लेंथ है वो होती है आर डी थीटा, और फाई के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल लेंथ होती है वो आर साइन थीटा डी फाई। इसीलिए आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हो मैंने यहाँ पर आर डी थीटा में आर से डिवाइड करा है और फाई के लिए पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद मैंने उसको आर साइन थीटा से डिवाइड करा है, फाई का कॉम्पोनेंट ए फाई कैप, सिमिलरली ए थीटा कैप और ए आर कैप। तो ये तीनों ही एक्सप्रेशन जो है ये मेरे डेल ऑपरेटर के एक्सप्रेशंस हैं इन कार्टेशियन या सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। अब बात आती है ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फील्ड का निकाला जाता है और वो एक वेक्टर होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर v माना है, v वेक्टर स्केलर फील्ड है, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस। किस चीज की? उस पर्टिकुलर क्वांटिटी v का किधर स्पेस में किधर रेट ऑफ इंक्रीज है मैक्सिमम। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में मैंने आपको तीन अलग अलग लूप्स काइंड ऑफ बना रखे हैं। ये बेसिकली आप सरफेस कंसिडर कर सकते हैं अगर आप माने तो ये v1 इस पूरे लूप में, ये जो है ये पूरा जो लूप है, ये पूरे लूप में v1 वेक्टर फील्ड स्केलर फील्ड v1 है, फिक्स है। इस स्केलर फील्ड की वैल्यू इस पूरे लूप में फिक्स है। फॉर एग्जांपल दूसरा, ये जो बीच वाला लूप है इसमें मेरी जो स्केलर फील्ड की वैल्यू है वो है v2। और v2 और v1 में क्या रिलेशन है? v2 और v1 में आप देख सकते हो v2 इक्वल्स टू v1 प्लस डेल्टा v, मतलब स्लाइट इंक्रीमेंट इन वैल्यू, दैट इज डेल्टा v, जो प्रीवियस वैल्यू में ऐड हो जाएगा। और तीसरा मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो सबसे लार्जर लूप ले सकते हो आप। यहाँ पर मेरा स्केलर फील्ड जो है वो है मेरी v3, और v3 को आप लिख सकते हो v2 प्लस डेल्टा v, और कुछ और भी लिख सकते हो। अब अगर मुझसे कहा जाए कि आप इसको आइडेंटिफाई करो कि मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ v कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली है क्या? अगर मैं, ये मेरे पास तीन सरफेसेस हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास केवल तीन ही बार वो स्पेस में वो फील्ड चेंज हो रही हो सकता है n नंबर ऑफ टाइम्स चेंज हो रही है। और ये जो डिस्टेंस है दो स्पेसेस, दो सरफेसेस के बीच या दो लूप्स के बीच, वो स्पेस ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी बड़ी हो जितनी मैंने दिखा रखी है, हो सकता है बहुत माइन्यूट सी स्पेस हो। तो अगर ये माइन्यूट सी स्पेस होगी, नेग्लिजिबल स्पेस होगी, तो हम इसको बोल सकते हैं, ये जो मैंने डेल्टा वी लिखा है, दैट डेल्टा वी इज बेसिकली अ डिस्क्रीट क्वांटिटी। लेकिन जब मैं इस सरफेस को या इस लूप को बहुत नेग्लिजिबल स्मॉल कर दूंगा, बहुत पास पास
इंक्रीमेंट होता रहेगा किसी दूसरे लूप में या दूसरी सरफेस पर जाने पर उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का, तो ऐसे केस में हम इसको डिस्क्रीट क्वांटिटी की जगह कंटिन्यूस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। और कंटिन्यूस क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डीवी। तो ये जो डीवी ये कंटिन्यूस है, और वो कैसे आइडेंटिफाई करा जाएगा, दैट इज बेसिकली कैलकुलेटेड एज, हम पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव में हम इसको लिखते हैं डेल वी ओवर डेल एक्स टाइम्स डी एक्स, मतलब वी क्वांटिटी एक्स के रेस्पेक्ट में बाय कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, अदर टू फंक्शंस कांस्टेंट। तो एक्स में कितना चेंज हो रहा है प्लस वाई में कितना चेंज हो रहा है, डेल वी ओवर डेल वाई, है ना, प्लस डेल वी ओवर डेल जेड, मतलब वो क्वांटिटी जेड में कितना चेंज हो रही है, और उन तीनों चेंजेस को मैंने ऐड कर दिया तो दिस विल बी डी वी। अब अगर मैं इस dv को ध्यान से देखूं तो ये बेसिकली दो अलग अलग वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, मैंने डेल वी बाई डेल एक्स के साथ ए एक्स कैप वेक्टर लगा दिया, डेल वी बाई डेल वाई के साथ ए वाई कैप वेक्टर, और डेल वी बाई डेल जेड के साथ ए जेड कैप वेक्टर लगा दिया। और अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं उसका डी एक्स ए एक्स कैप प्लस डी वाई ए वाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप के साथ, तो क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो लॉजिकली वही क्वांटिटी आएगी जो मैंने ऊपर इस लाइन में लिख रखी है, यही क्वांटिटी मेरे को मिल जाएगी। इसका मतलब मैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को डीवी को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं इस पर्टिकुलर पहले फील्ड को और दूसरी फील्ड को दो अलग अलग वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। आप शायद दूसरा वाला फील्ड तो जानते होंगे, ये क्या चीज़ है, दिस इज बेसिकली डी एल वैक्टर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिफरेंशियल लेंथ। और ये फॉर एग्जांपल एक दूसरा वेक्टर है, फॉर एग्जांपल हम इसको जी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जी मैंने पहला वेक्टर मान लिया, दूसरा वाला वेक्टर मेरा डीएल था, और मैं उन दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो डीवी की वैल्यू क्या आई, बेसिकली डीवी कैन बी रिटन एज जी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये मेरा जी वेक्टर था ए एक्स कैप ए वाई कैप और ए जेड कैप के साथ, मैंने जी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया डीएल वेक्टर के साथ। तो मुझे लॉजिकली क्या मिला, लॉजिकली मिला जी कॉस थीटा डीएल, है ना, जी इंटू डीएल मतलब मॉड डीएल एंड कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और अब मुझे क्या निकालना है, ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रेडियंट की डेफिनेशन होती है मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल वी। तो मैक्सिमम स्पेस रेट मतलब स्पेस के साथ कितना चेंज हो रहा है, और हम वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड बाय डीवी ओवर डीएल। वो पर्टिकुलर क्वांटिटी स्पेस के साथ कितना चेंज हो रही है, डीएल के साथ कितना चेंज हो रही है, दैट इज डीवी बाई डीएल। और डीवी बाई डीएल कितना आया, जी कॉस थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी डीवी बाई डीएल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, केवल जी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तब जब कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाए, कॉस थीटा इक्वल टू 1 मतलब थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। और इसीलिए मैंने यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, I have written dv over dl max value is equals to dv over dn. This n stands for normal, ठीक है, मतलब वो सरफेस दूसरी सरफेस से नॉर्मल है, क्योंकि अगर वो सरफेस के बीच में नॉर्मल, वो दोनों नॉर्मल है, तभी उन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है। और मिनिमम डिस्टेंस यानी अगर ये डी मिनिमम होगा तभी मेरा ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम बनाने के लिए मैंने ये जी बनाया, और यही मैथमेटिकली क्या था मेरे पास, यही मैथमेटिकली मेरा ग्रेडियंट था। तो जी, हम जी को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, जी यानी ग्रेड वी को लिखते हैं डेल्टा वी के साथ, और वो वही क्वांटिटी है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जी एज्यूम करी थी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल्टा वी कुछ ये है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल्टा वी को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल्टा वी को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। याद करना बहुत सिंपल है, कार्टेशियन में सिंपल लीनियर क्वांटिटीज हैं तीनों एक्स वाई जेड, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी किसी से हमने किसी एक्स्ट्रा क्वांटिटी से हमने डिवाइड नहीं करा, डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी वाई और डी वी बाई डी जेड तीनों क्वांटिटीज आ गई। अगर मैं बात करूँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे पास एक एंगुलर क्वांटिटी होती है, दैट इज रो डी फाई, तो मैंने यहाँ पर रो से डिवाइड कर दिया है।
रो और जेड दोनों सेम है, फाइव वाले कंपोनेंट को मैंने रो से डिवाइड कर दिया है। सिंपल अगर मैं बात करूं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में मेरे पास आर क्वांटिटी ही लीनियर है, बाकी थीटा और फाई ये एंगुलर है। तो थीटा के करस्पॉन्डिंग आर डी थीटा आता है, तो मैंने आर से डिवाइड कर दिया, और फाई के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल लेंथ में कितना आता है, आर साइन थीटा, तो मैंने आर साइन थीटा से उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया, उस पर्टिकुलर स्पेस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी v को डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया, स्फेरिकल सिलिंड्रिकल या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डेल्टा v यानी ग्रेडियंट के एक्सप्रेशंस मुझे मिल गए। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर डाइवर्जेंस अगर हम निकालते हैं, तो उसको निकालने के, तो उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो होता है आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन वॉल्यूम श्रिंक्स टू पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ही छोटा सा वॉल्यूम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको समझना बहुत आसान है, इसीलिए मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इसको केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही एक छोटा सा वॉल्यूम dx dy dz कंसिडर करा है। आप देख सकते हो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम की 6 साइड्स हैं। यहाँ पर मैंने 3 साइड दिखा रखी हैं, फ्रंट, टॉप और राइट, जो मेरे को दिख रही हैं। जो 3 साइड मेरे को नहीं दिख रही वो है एक ये वाली साइड, ये साइड मेरे को फ्रंट से नहीं दिखेगी, इसको मैंने बोल दिया कि मेरी लेफ्ट साइड है। एक राइट साइड मैंने लिखी रखी है, एक ये वाली साइड नहीं दिख रही मेरे को, बॉटम वाली, है ना, इसको मैं बोल दूंगा कि ये मेरी बॉटम वाली साइड है। और एक बिल्कुल पीछे वाली साइड नहीं दिख रही, ये साइड मेरे को नहीं दिख रही है ना। तो ये टोटल, ये जो पीछे वाली साइड है इसको हम बोलेंगे ये बैक वाली साइड है। तो टोटल 6 सरफेसेस होंगी, और उन 6 सरफेसेस में मिल करके क्लोज सरफेस एरिया बनेगा, और उस क्लोज सरफेस से ही हम लोग एक वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये जो पॉइंट लिया है P, ये पॉइंट मेरा इस dx dy dz वॉल्यूम के अंदर कुछ सेंटर पॉइंट है, और उस सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने कंसीडर करे हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x0 y0 और z0। मतलब इस पर्टिकुलर P कोऑर्डिनेट, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें x की वैल्यू x0 है, y की वैल्यू y0 है, z की वैल्यू z0 है। तो डाइवर्जेंस को कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली डाइवर्जेंस को लिखने का जो फॉर्मूला है दैट इज डेल ऑपरेटर को अगर मैं किसी वेक्टर फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो वो डाइवर्जेंस बन जाता है। और डाइवर्जेंस मैथमेटिकली क्या होता है, देखो अब मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, डाइवर्जेंस ऑफ ए एट एनी गिवन पॉइंट पी इज द आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। आउटवर्ड फ्लक्स, फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं हम क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग द सरफेस एरिया, यानी ए डॉट डी एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक, पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड कर दिया हमने इसको वॉल्यूम के साथ, और वॉल्यूम क्या है, व्हेन वॉल्यूम इज श्रिंकिंग टू पॉइंट, दैट मीन्स जब वॉल्यूम बहुत छोटा होता चला जाए तो हम इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। अब अगर मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस को देखूं, तो मेरे पास टोटल 6 सरफेस थी, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। तो मैं इंडिविजुअल 6 सरफेसेस के लिए ए डॉट डी एस की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लूँ। वो आइडेंटिफाई करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं इन सब 6 को ऐड कर दूंगा, तो उसको ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन मिल जाएगा। और अगर मैं उसको फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंस मिल जाएगा। तो मैथमेटिकली डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये सारा प्रोसेस मैं कर रहा हूँ। अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं वेक्टर फील्ड ए का केवल एक्स कंपोनेंट ही देखूं, तो टेलर सीरीज से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उस पॉइंट पी पर ए एक्स वैल्यू कितनी होगी, पॉइंट पी पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, x0 y0 z0, तो x0 y0 z0 उसकी वैल्यू में क्या ऐड कर दूंगा मैं, x माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाई विद डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स एट पॉइंट पी, प्लस y माइनस वाई नॉट डेल ओवर डेल एक्स एट पॉइंट, डेल ओवर डेल वाई एट पॉइंट पी, और z माइनस z0 डेल ए एक्स ओवर डेल z एट पॉइंट पी। और उसके बाद फिर हायर ऑर्डर टर्म्स में आएंगी, x माइनस एक्स जीरो डेल स्क्वायर ए एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर एट पॉइंट पी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो हम उन सारे हायर ऑर्डर टर्म्स को ऐसे ही हायर ऑर्डर टर्म्स के फॉर्म में लिख करके छोड़ सकते हैं, बिकॉज इट वोंट इफेक्ट मच। फिर मैंने क्या करा, अब मैंने फ्रंट वाली सरफेस का इस तरीके से एक्सपेंड करा। तो फ्रंट वाले सरफेस को इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखो, फ्रंट वाली सरफेस पर क्या चीज चेंज हो रही है, फ्रंट वाली सरफेस पर y और z चेंज हो रहा है, x कांस्टेंट है ना। जो मैंने वॉल्यूम बनाया था उस वॉल्यूम में
ये मेरी फ्रंट वाली सरफेस है और इधर x है, इधर x है, इधर y है और इधर z है ना, कुछ इस तरीके से है। तो इस फ्रंट सरफेस पर, ये जो फ्रंट सरफेस है, इस फ्रंट सरफेस पर मेरे सरफेस एरिया कितना होगा, ये सरफेस एरिया होगा dz मल्टीप्लाई विद dy, है ना। तो आप देख सकते हो dz मल्टीप्लाई विद dy, ये सरफेस एरिया हो गया। और ax मेरे को एक्सपेंड करना है ना, तभी ये वेक्टर क्या आएगा, ax कैप वेक्टर आएगा, ax कैप डॉट ax कैप, मतलब ये वाला कंपोनेंट ही आया, केवल ये ax ही आएगा। तो उस ax को लिखने के लिए मैंने इस एक्सपेंशन की तरह से लिख लिया, ax x0 y0 z0 प्लस x माइनस x0। अब बताओ सेंटर पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। अगर सेंटर पॉइंट है मेरा x0, है ना, y0 z0, और ये मेरी टोटल डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट में कितनी है, dx, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की वैल्यू इस फ्रंट सरफेस पर क्या हो जाएगी, x नॉट प्लस dx/2। तो यहाँ पर लिख रखा है x नॉट प्लस dx/2, और x नॉट प्लस dx/2 में से अगर मैं x नॉट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे ये मिल जाएगा एट पॉइंट P हम निकाल रहे हैं, प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। बैक के लिए फॉर एग्जांपल ये पीछे की तरफ हो जाएगा, सरफेस एरिया वेक्टर आएगा माइनस ax, क्योंकि वॉल्यूम आगे की तरफ है तो पीछे की तरफ, पीछे वाली सरफेस पर वेक्टर आएगा माइनस ax कैप, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी सरफेस एरिया का वेक्टर होता है वो क्या होता है, हमेशा अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। तो पीछे वाली सरफेस के आगे की तरफ बन रहा है वॉल्यूम, तो पीछे की तरफ क्या होगा, तो उसका सरफेस एरिया वेक्टर तो माइनस एक्स कैप आ जाएगा। और पीछे वैल्यू कितनी होगी, पीछे वैल्यू होगी एक्स नॉट माइनस डी एक्स बाई टू। तो एक्स नॉट माइनस डी एक्स बाई टू में से अगर मैं एक्स नॉट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा, माइनस डी एक्स बाई टू इंटू डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स, ये बच जाएगा। एट पॉइंट पी पर हम सॉल्व कर रहे हैं, प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स तो है ही। ठीक है, सिमिलरली मैं फ्रंट और बैक अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, एक्स नॉट बाई टू और माइनस एक्स नॉट बाई टू दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, डी एक्स डी वाई डी जेड कैंसिल आउट नहीं होंगे, बेसिकली निगेटिव टाइम्स निगेटिव ऐड हो जाएंगे। तो वो बच जाएगा सीधा सीधा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड टाइम्स डेल एक्स ओवर डेल एक्स, प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। सिमिलरली हम लोग लेफ्ट एंड राइट सरफेस के लिए भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर डेल ए वाई ओवर डेल वाई आ जाएगा, और टॉप और बॉटम वाली सरफेस के लिए डेल ए जेड ओवर डेल जेड आ जाएगा। हायर ऑर्डर टर्म्स तो आएंगी ही, तो उनकी बात करना अभी फिलहाल के लिए कोई फायदा है नहीं। अब जब मैं इन सारे सरफेस एरिया को ऐड कर दूंगा, यानी मुझे अल्टीमेटली डेल क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होगी, तो मैं इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दूंगा, इसको इसको और इसको। तो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा, देखो डी एक्स डी वाई डी जेड तो कॉन्स्टेंट है, तीनों टर्म्स में है, तो इसको बाहर ले लेंगे हम, ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो इसको हम बाहर ले लेंगे, और ये क्या बन जाएगा, बेसिकली डी एक्स डी वाई और डी जेड, इसको हम बोल सकते हैं ये मेरा वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम वॉल्यूम डी वी, या आप रिप्रेजेंट कर लो डी वी के साथ। तो ये डी वी कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाले डी वी के साथ, इस वाले डी वी से ये चीज़ तीनों ऐड करने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल और केवल ये बचेगा। हायर ऑर्डर टर्म्स में क्या होगा, बेसिकली एक्स माइनस एक्स जीरो का होल स्क्वायर, डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स। जब वो क्वांटिटी ऑलरेडी इतनी छोटी है तो मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो वो और छोटी हो जाएगी, मतलब ये सारी वैल्यूज को ऐड करने के बाद भी वो एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी नहीं होगी, इसीलिए वी कैन नेग्लेक्ट दी हायर ऑर्डर टर्म्स। तो मैं इसको डेल डॉट ए को सिलेंड्रिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकता हूँ, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कुछ ये एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकता हूँ। ये एक्सप्रेशन डिराइव करने में थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से लेंदी हैं, इसीलिए आप जब भी एक्सप्रेशंस यूज़ करें तो सीधे सीधे इन एक्सप्रेशंस को याद कर लें, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में समझना प्लस इसको डिराइव करना आसान है।
सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और डिराइव करना कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आप इन एक्सप्रेशंस को एज इट इज़ याद कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज डिराइव करेंगे आप तो एक एक्सप्रेशन में एक फॉर्मूले को डिराइव करने में इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम, तो शायद आपके एग्जाम में ये टाइम कम पड़ सकता है इसीलिए। अब बात आती है डाइवर्जेंस से रिलेटेड डाइवर्जेंस थ्योरम की। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? बेसिकली डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि अगर मेरे पास क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है किसी पर्टिकुलर वेक्टर का, तो उस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन से को मैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन की तरह भी सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि अगर क्लोज सरफेस है तो वो एक वॉल्यूम बना रहा होगा, और वॉल्यूम को सॉल्व करने के लिए, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं उस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर सकता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, और उसके अलोंग में वॉल्यूम इंटीग्रेशन ले लूँ। तो मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ए डी वी। इसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं या गॉस ऑस्ट्रोग्रेड्स्की थ्योरम भी बोलते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है ना, किसी भी क्लोज सरफेस से जो वेक्टर फील्ड ए अगर उसके संपर्क में है, तो उस वेक्टर फील्ड ए की वजह से कितना आउटवर्ड फ्लक्स निकला थ्रू द क्लोज सरफेस के साथ, वो पूरी क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के साथ वो अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द सेम वेक्टर फील्ड ए भी यूज कर सकता हूं। तो डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए थ्रू द क्लोज सरफेस एस, फॉर एग्जांपल एस इज क्लोज सरफेस, इज सेम एज द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है। अब इसको अगर मैं प्रूव करूं तो प्रूव कैसे करेंगे? सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में मेरे पास बहुत सारी क्लोज सरफेसेस हैं। ठीक। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको मान के चलता हूं कि छोटे छोटे कई सारे सेल्स से मिलकर के बना है, और हर इंडिविजुअल सेल का वॉल्यूम कितना है? वो वॉल्यूम है डेल्टा वी के। ठीक। सपोज के सेल का वॉल्यूम है डेल्टा वी के। ऐसे मेरे पास एन नंबर ऑफ सर्फेसेस है, और हर एक सर्फेस का सर्फेस एरिया कितना है? एस के सर्फेस का सर्फेस एरिया कितना है? एस के। अब लॉजिकली क्या है, अगर मैं इसको बहुत सारी सरफेसेस से मिलकर के बना हुआ मानूं, ठीक है, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स मुझे निकालना है। आप ध्यान से देखो, अगर ये मेरे पास सरफेसेस हैं कई सारी, तो अगर इस पूरे वॉल्यूम से आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा? ये होगा जो इस सरफेस से, सबसे आउटर सरफेस से बाहर निकलेगा, है ना। जो अंदर आ रहा होगा वो इनवर्ड फ्लक्स होगा, मुझे आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है। ठीक है। अब अगर मैं सपोज यहाँ से कोई फ्लक्स एंटर कर रहा है, सपोज वो यहाँ तक पहुंचा, है ना, तो यहाँ पर एंटर हुआ, ये इनवर्ड हुआ फ्लक्स। इस वाले के लिए ये इस सरफेस के इस साइड के लिए ये आउटवर्ड फ्लक्स हुआ, लेकिन दूसरी इनर सरफेस के लिए इनवर्ड फ्लक्स हुआ। अल्टीमेटली ये आउटवर्ड फ्लक्स होगा इधर की तरफ से, है ना। तो अगर ये इनवर्ड फ्लक्स होगा एक के लिए, दूसरे के लिए आउटवर्ड, तो सारी इनर सर्फेसेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली केवल आउटर सरफेस पर जो फ्लक्स पास हो रहा है, आउटर फ्लक्स सरफेसेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है, दैट विल ओनली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टोटल फ्लक्स, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली अगर मैं उन सारी इंडिविजुअल सरफेस, मेरे पास टोटल के सरफेसेस हैं, है ना, उन सारी सरफेसेस को के ऐड कर दूं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली मैं इन सारी सरफेसेस को ऐड कर रहा हूं वन बाय वन। के सरफेसेस को मैंने ऐड कर दिया, तो मैंने यहाँ पर समेशन का साइन लगा दिया। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, ये मैंने सॉल्व करा, और इस क्लोज सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस, मैथमेटिकली डाइवर्जेंस को हम क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिकली डाइवर्जेंस को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, मैंने वी के से मल्टीप्लाई भी कर दिया और वी के से डिवाइड भी कर दिया। वी के क्या है? इंडिविजुअल सरफेस का, इंडिविजुअल केथ सरफेस का वॉल्यूम है। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली मैं इसको इस तरीके से लिख भी सकता हूँ, और ये चीज क्या हो जाएगी? दिस विल बी डाइवर्जेंस डेल डॉट वी। ठीक है। और डी वी चूंकि कंटिन्यूस सरफेसेज हैं, इट्स नॉट डिस्क्रीट सरफेस, ये डिस्क्रीट सरफेसेज नहीं है, सारी एडजेसेंट सरफेसेज हैं, नियर बाई सरफेसेज पे ये सारा का सारा फ्लक्स कैंसिल आउट होता जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? ये एक कंटिन्यूस क्वांटिटी डीवी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से मैं अपने डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव कर सकता हूँ।
अब ये तीन मेरे पास केसेस हैं, इन तीन इमेज के थ्रू आप देख सकते हो। यहाँ पर एक बार फ्लक्स इस पॉइंट P से आउटवर्ड जा रहा है, आउटवर्ड है ना, P से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट पर फ्लक्स मेरा आउटवर्ड है, और उस आउटवर्ड फ्लक्स की वजह से डाइवर्जेंस जो है मेरा वो पॉजिटिव है, divergence is positive, and this point P is considered as a source point, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि सारी फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही है। अगर मेरा सेकंड केस देखूं तो यहाँ पर आप देखने से महसूस कर सकते हो कि ये सारा का सारा फ्लक्स एक पॉइंट पर आकर के इमर्ज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, मिल जा रहा है ना, गायब हो जा रहा है। और ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि ये डाइवर्जेंस यहाँ पर मेरा नेगेटिव है, और डाइवर्जेंस नेगेटिव मतलब ये पॉइंट जो है P, ये पॉइंट एक सिंक का काम कर रहा है ना, सारी की सारी फील्ड इस पॉइंट पर आकर के खत्म हो जा रही है, गायब हो जा रही है। और तीसरा मेरा पॉइंट है जहाँ पर जितना इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही मेरा आउटवर्ड फ्लक्स है, मतलब यहाँ पर कोई भी फ्लक्स का ना तो एडिशन हो रहा है ना तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। दैट मीन्स दिस पॉइंट इज नाइदर कंसिडर्ड एज अ सोर्स नॉर सिंक। यहाँ पर मेरा डाइवर्जेंस क्या है, यहाँ पर मेरा डाइवर्जेंस है जीरो। मतलब इस पर्टिकुलर केस में जब मेरा डाइवर्जेंस जीरो है, मेरी फील्ड का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं सोलेनॉइड फील्ड। किसी भी वेक्टर फील्ड ए के लिए कर्ल जो है वो एक्सियल वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम सर्कुलेशन है उस वेक्टर के वेक्टर का पर यूनिट एरिया। जब हम कंसीडर करके चलें कि वो एरिया जो है वो पॉइंट की तरफ टेंड हो रहा है, मतलब इट इज श्रिंकिंग टूवर्ड्स अ पॉइंट, दैट मीन्स उसका एरिया जीरो की तरफ कम होता जा रहा है, और उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल डायरेक्शन है एरिया से। और एरिया हमेशा हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि सर्कुलेशन कुछ मैक्सिमम बने, हमने उस तरीके से एरिया को ओरिएंट करा है। क्या मतलब है मैथमेटिकली, अगर हम देखें तो मैथमेटिकली कर्ल को हम लिखते हैं डेल क्रॉस ए, यानी डेल ऑपरेटर के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट, उस वेक्टर फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेरा डेल क्रॉस के हो गया। और मैथमेटिकली सर्कुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन के लिए हम लोग निकालते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो ए डॉट डी एल ये मेरा सर्कुलेशन हो गया। मैक्सिमम सर्कुलेशन निकालना है, पर यूनिट एरिया निकालना है, तो सबसे पहले मैंने उस एरिया से डिवाइड करा। देखो आप, मैक्सिमम सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया, तो मैक्सिमम सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया, मैक्सिमम सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया इन दी नॉर्मल डायरेक्शन, दैट मीन्स ए एन कैप मैंने यहाँ पर लगा रखा है। और कंडीशन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है जब वो पॉइंट या जब वो एरिया जो है मेरा वो श्रिंक कर रहा है जीरो की तरफ। तो ये मेरा मैथमेटिकल आइडेंटिटी हो गई कर्ल की। अब अगर मैं इस अब अगर आप इस इमेज को देखोगे तो मैंने यहाँ पर ए बी सी डी एक क्लोज लूप लिया है जो सेंटर्ड है अराउंड पी। पी एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, जो भी आपको मन करें आप मान सकते हैं। ये वाई जेड प्लेन में रखा है मैंने अपनी सिंप्लिसिटी के हिसाब से, वाई जेड प्लेन में रखा है। और इसकी जो लेंथ है वो y में dy डिफरेंशियल लेंथ है और z में dz डिफरेंशियल लेंथ है। तो अगर मुझे ए बी सी डी के अराउंड क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालना हो, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, तो वो कैसे निकालेंगे हम? उसको निकालने का सिंपल तरीका है कि हम उसको ए बी बी सी डी और डी ए, ये चार अलग अलग सेगमेंट्स के लिए ब्रेक कर लेंगे। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हमने वही तरीका जो पहले लगाया था। अब चूंकि यहाँ पर देखिए आप ए से बी में केवल y का कंपोनेंट है, तो ए डॉट डी एल में ए वाई आएगा, ए वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट माइनस डी जेड बाई टू। डी जेड बाई टू क्यों आया? क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट पी के कोऑर्डिनेट कितने थे, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, और वहां से ये माइनस डी जेड बाई टू नीचे की तरफ है, इसीलिए यहाँ पर माइनस डी जेड बाई टू आया, और पार्शियल डेरिवेटिव डेल ए वाई ओवर डेल जेड आया। सिमिलरली बी टू सी के लिए हम निकाल सकते हैं। तो बी टू सी के लिए दिस विल बी, बी टू सी के लिए यहाँ पर हो जाएगा जेड नॉट प्लस डी वाई बाई टू, तो डी वाई बाई टू, और चूंकि ए जेड के अलोंग कंपोनेंट होगा वेक्टर का, तो बी सी डायरेक्शन में आप देखिए वेक्टर ए का कंपोनेंट है ए जेड कैप, तो ए जेड कैप डायरेक्शन में होगा, और चूंकि वाई के अलोंग हम वेरी कर रहे हैं तो यहाँ वाई डेल ए जेड ओवर डेल वाई। सिमिलरली सी डी, और सिमिलरली हम डी ए के लिए भी निकाल सकते हैं। सी डी और डी ए
दोनों के लिए वेक्टर नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर लाइन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आ रही है, और ये सारे पॉइंट्स हमें पी पॉइंट के अराउंड निकालने हैं, तो इसीलिए मैंने एट पॉइंट पी यहाँ पर मेंशन करा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो मेरी कर्ल की इक्वेशन थी, कर्ल का एक्सप्रेशन था, उसमें क्या था, मुझे क्लोज लाइन इंटीग्रेशन निकालना है अलोंग क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल पर यूनिट सरफेस एरिया व्हेन द सरफेस एरिया इज श्रिंकिंग टुवर्ड्स पी, टुवर्ड्स पॉइंट। तो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से निकल जाएगा। सिमिलरली ये निकला ए एक्स के अलोंग, ए एक्स वाला कॉम्पोनेंट डेल ए जेड ओवर डेल वाई माइनस डेल ए वाई ओवर डेल जेड। शुरू के दो कंपोनेंट्स को अगर मैं ऐड 1 और 3 कंपोनेंट्स को मैं ऐड कर दूंगा तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। सिमिलरली अगर मैं ए वाई और ए जेड की करस्पॉन्डिंग निकालना चाहूँ तो मेरे को लूप की डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी, तो वहाँ पर मैं डेल ए एक्स ओवर डेल जेड और डेल ए जेड ओवर डेल एक्स का डिफरेंस, ये दोनों मैं कर्ल ऑफ वेक्टर ए अराउंड वाई या वाई एक्सिस में वाई कंपोनेंट, और सिमिलरली कर्ल ऑफ ए इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में कर्ल ए का कंपोनेंट, वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो डेल क्रॉस ए को हम मैथमेटिकली कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो कर्ल ऑफ ए, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होंगे, ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप, और अगर आप इन तीनों मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर लो तो इन तीनों एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर लो तो ये तीनों एक्सप्रेशंस बेसिकली क्या बता रहे हैं आपको, ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट बता रहा है, ये वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट बता रहा है, और ये जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट बता रहा है। तो उसको हम इस मैट्रिक्स की तरह सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, या फिर हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एक्स कैप का कंपोनेंट ये वाला, ए वाई का कंपोनेंट ये वाला, और ए जेड का कंपोनेंट ये वाला बन जाएगा। ये मेरा ए एक्स कैप, ये मेरा ए वाई कैप, और ये मेरा ए जेड कैप, ये तीनों कंपोनेंट मुझे इजीली मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग कर्ल निकाल सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। अभी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकाल करके देखा, यहाँ पर अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए निकालते हैं तो अगेन इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट, बट यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। मैट्रिक्स में इसको लिखना और इसको याद करना बहुत इजी है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप कर्ल ऑफ ए देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, ए रो कैप, ए फाई कैप और ए जेड कैप, तो ये आपने लिख लिए। 3 के अलोंग पार्शियल डेरिवेटिव होगा डेल ओवर डेल रो, डेल ओवर डेल फाई और डेल ओवर डेल जेड, और मेरे पास 3 वेक्टर के 3 डायरेक्शन के अलग अलग मैग्नीट्यूड्स होंगे, ए रो, ए फाई और ए जेड। अब आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी एंगल है उस एंगल, अब एंगल क्या है इसमें, रो फाई जेड में एंगल है फाई, तो फाई के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, उस वेक्टर में मैं रो डी फाई लिखता हूँ, तो रो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसके मैग्नीट्यूड में भी रो मल्टीप्लाई कर दूंगा। चूंकि रो मैंने मल्टीप्लाई करा है तो मैं 1/रो से डिवाइड कर दूंगा, दैट्स इट। तो इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो ए रो कैप की वैल्यू ये हो जाएगी, ए फाई कैप की वैल्यू ये हो जाएगी, और ए जेड कैप की वैल्यू ये हो जाएगी। सिमिलरली सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिखने का इसका वही सेम तरीका है। मैट्रिक्स फॉर्म में मेरे पास 2 एंगल्स हैं, थीटा और फाई, तो थीटा और फाई वाले में यूनिट वेक्टर के साथ और उनके वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जिन भी पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर रही है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम उस वैल्यू से डिवाइड भी कर देंगे ताकि इक्वेशन इक्वल हो पाए। तो ए आर कैप, ए थीटा कैप और ए फाई कैप 3 ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर हैं, डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल थीटा और डेल बाई डेल फाई ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। ए आर, ए थीटा और ए फाई ये मेरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 एंगल्स देखने हैं। एंगल कौन कौन से हैं, डेल ओवर डेल थीटा और डेल ओवर डेल फाई के अंदर, मतलब फाई और थीटा 2 एंगल्स हैं। तो थीटा के अलोंग मेरी डिफरेंशियल लेंथ होती है आर डी थीटा, तो मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट वेक्टर को भी और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी। सिमिलरली फाई के करस्पॉन्डिंग में आर साइन थीटा डी फाई होता है डिफरेंशियल लेंथ, तो आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा वेक्टर यूनिट वेक्टर को और साथ के साथ उसके मैग्नीट्यूड को। इसी एक्सप्रेशन को इस मैट्रिक्स को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये याद करने में थोड़ा सा ईजी नहीं है, बट दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट। अब बात करते हैं कर्ल से रिलेटेड स्टोक्स थ्योरम की। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, स्टोक्स थ्योरम ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई लाइन इंटीग्रल है और क्लोज लाइन इंटीग्रल है, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल है मतलब एक सरफेस फॉर्म कर रहा होगा, और जब वो क्लोज लाइन इंटीग्रल एक सरफेस फॉर्म कर रहा होगा तो मेरे पास 2 तरीके हैं उसको सॉल्व करने के लिए, आइदर आई कैन चूज द क्लोज लाइन इंटीग्रेशन और आई कैन चूज द सरफेस इंटीग्रेशन।
तो सरफेस इंटीग्रेशन में मेरे को केवल एक सरफेस बन रही है, और क्लोज लाइन मतलब हो सकता है मेरे को उसको कई अलग अलग सेगमेंट्स में, जैसे हमने अभी कर्ल के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए 4 सेगमेंट्स में लाइन को ब्रेक करा था, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ऐसे ही हमें क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हो सकता है शायद 10 20 50 क्लोज लाइन इंटीग्रेशन के फॉर्म में 10 20 50 सेगमेंट्स में तोड़ना पड़े। तो उससे बचने के लिए हम केवल एक क्लोज लाइन इंटीग्रेशन को हम एक सरफेस इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग दी स्टोक्स थ्योरम। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ये कहता है कि द सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड अराउंड द क्लोज्ड पाथ एल, फॉर एग्जांपल दिस इज द क्लोज्ड पाथ दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल, वो किसके इक्वल होगा? वो होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए ओवर द ओपन सरफेस एस। ये जो क्लोज लाइन के बाद क्लोज लाइन को मिलाकर के एक सरफेस बन रही है, पूरी सरफेस बन रही है, ये सरफेस एक ओपन सरफेस होगी ऑब्वियसली। क्लोज लाइन फॉर्म्स एन ओपन सरफेस बाउंडेड बाय दिस लाइन एल, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन यहाँ पर क्या है कि ये जो ए वेक्टर है और डेल क्रॉस ए वेक्टर है, ये दोनों जो वेक्टर्स आएंगे ये कंटिन्यूअस होने चाहिए ओवर द सरफेस। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू डिफाइंड हो। ऐसा ना हो कि कोई एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर इसकी वैल्यू मेरी इनडेफिनिट आ रही है, तो ऐसे केस में वहाँ पर स्टोक्स थ्योरम को सॉल्व करना, स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल इक्वल्स टू ओपन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस ए ओवर द सरफेस। और चूंकि ए डॉट डी एल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली डेल क्रॉस ए एक वेक्टर होगा और उसका डॉट प्रोडक्ट सरफेस एरिया के साथ स्केलर ही बन जाएगा। और सरफेस एरिया हमें कौन सा लेना है? दैट इज अवे फ्रॉम द सरफेस, नॉर्मल अवे फ्रॉम द सरफेस। ठीक, इसको प्रूव करने का भी बहुत आसान सा तरीका है। सपोज मेरे पास एक क्लोज लाइन है, वो क्लोज लाइन को मैंने कई सारे छोटे छोटे स्मॉल लूप्स से मिलकर के बना हुआ माना। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग, या इस लाइन के लॉन्ग और इस लाइन के लॉन्ग क्लोज इंटीग्रेशन कैलकुलेट करूं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे करके मैंने इन सारे केसेस के लिए सारे छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ लूप के लिए ले लिया। अगर आप इसके लिए देखो तो यहाँ पर सर्कुलेशन अगर लेफ्ट साइडेड है, तो इस वाले के लिए भी लेफ्ट साइडेड लेना पड़ेगा, इस वाले के लिए भी लेफ्ट साइड, और इस वाले के लिए भी लेफ्ट साइडेड। तो इधर अगर इस पहले लूप के अलोंग लेफ्ट साइड है, यानी ये वेक्टर इधर की तरफ जाएगा, तो उस वाले के लिए ये वेक्टर नीचे की तरफ आएगा इस लाइन में, क्योंकि इस वाले के लिए राइट साइड है, तो दूसरी वाले लूप के लिए लेफ्ट साइड होगी। और ये एडजेसेंट साइड्स के बीच की वजह से ये दोनों सर्कुलेशन इस लाइन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली इन सारी इंटरमीडिएट लाइंस पे ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप ये वाली साइड देख सकते हो, तो यहाँ पर ये सर्कुलेशन इधर की तरफ है और इस वाले के लिए सर्कुलेशन इधर की तरफ है, दोनों सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स सारी इनर साइड्स पर मेरे सर्कुलेशन जो है क्लोज लाइन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और क्या बचेगा? केवल और केवल इसके अराउंड ही बचेगा। मैथमेटिकली हम अगर इसको के नंबर ऑफ सर्फेसेस से मिलकर के बना हुआ माने, के सर्फेसेस और के नंबर ऑफ लाइंस, क्लोज लाइन से मिलकर के बना हुआ माने, क्लोज लूप से मिलकर के बना हुआ माने, तो अगर मैं क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल फॉर ऑल के सर्फेसेस ऐड करूं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू वही होगी जो मेरे को क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल है। ये कंटिन्यूस नेचर में था, ये मैंने डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लिया, छोटी छोटी एडजेसेंट स्मॉल क्लोज लूप्स के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में, इस राइट साइड में मैंने सरफेस एरिया से डिवाइड कर देना है और सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सरफेस एरिया से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद इस फैक्टर पर कोई असर पड़ेगा नहीं। और अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, इस पोर्शन को, तो ये जो सरफेस एरिया वाला पोर्शन है पर यूनिट सरफेस एरिया, ये क्या बन जाएगा मेरा? डेल क्रॉस ए, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट विल बिकम डेल क्रॉस ए। और चूंकि ये के सरफेसेस के क्लोज लूप्स हैं और ये सारे कंटिन्यूअस हैं, दैट मीन्स दिस डेल एस के कैन बी रिटन एज अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी, दैट इज डी एस। तो यहाँ पर मैं इसको सीधे सीधे, ये तो मेरा बन गया डेल क्रॉस ए, और ये समेशन के साथ कंटिन्यूअस क्वांटिटी डेल्टा एस के, दैट विल बिकम a continuous differentiation of the surface. So this will be del cross A dot dl along the closed line, that will become del cross A dot ds, और यही मेरा स्टोक्स थ्योरम कहती है। स्टोक्स थ्योरम ने क्या कहा कि अगर कोई भी मेरे पास एक क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है, तो मैं उसको एक
ओपन सरफेस इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकता हूं यूजिंग अ कर्ल ऑफ द सेम वेक्टर फील्ड। अब ये दो एग्जांपल्स हैं, इन दो एग्जांपल्स में आप कर्ल को देख सकते हो। यहाँ पर सर्कुलेशन है और सर्कुलेशन मैक्सिमम है ना, अराउंड पी सर्कुलेशन हम निकाल रहे हैं, और यहाँ पर ये सर्कुलेशन एक ही लाइन में है, सर्कुलेशन नहीं है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डेल क्रॉस ए इज 0, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर का सर्कुलेशन नहीं है, वेक्टर रोटेट नहीं कर रहे है ना। और यहाँ पर ये वेक्टर रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर मेरा डेल क्रॉस ए जो है किसी भी वेक्टर फील्ड का, ए फॉर एग्जांपल ए वेक्टर फील्ड है, तो उसका अगर मैं कर्ल निकालूंगा तो ये 0 नहीं आएगा। दिस इज नॉन जीरो केस एंड दिस 0 केस। अब बात करते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस यूनिट का। इसमें हम दो टाइप से सॉल्व करते हैं, एक हमारा स्केलर होता है और एक हमारा वेक्टर। तो लाप्लासियन ऑपरेटर फॉर स्केलर अगर हमें निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, और उसके बाद वेक्टर के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो स्केलर के लिए सबसे पहले मैं उसको डिनोट करता हूँ डेल स्क्वायर वी के साथ, और इसको मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी को हम लिखते हैं डाइवर्जेंस यानी डेल डॉट, डाइवर्जेंस किसका, ग्रेडियंट का, तो डेल वी इज ग्रेडियंट, तो डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डेल स्क्वायर वी। इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑफ अ वेक्टर फील्ड। वी मेरा वेक्टर फील्ड, सॉरी स्केलर फील्ड, वी मेरा स्केलर फील्ड है, और अगर मैं ए लेता हूं तो वो जनरली हम वेक्टर की फॉर्म को कंसिडर करते हुए मेंशन करते हैं। मैथमेटिकली अगर मैं ग्रेडियंट को देखूं तो ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, डेल वी ओवर डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल वी ओवर डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल वी ओवर डेल जेड ए जेड कैप, है ना। ये तो मेरा हो गया ग्रेडियंट वाला पोर्शन। और डेल ऑपरेटर, डेल बाई डेल एक्स ए एक्स कैप, डेल बाई डेल वाई ए वाई कैप, डेल बाई डेल जेड ए जेड कैप, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने। मैथमेटिकली अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो ए एक्स डॉट ए एक्स विल बी 1, और del by del x into del v by del x, that will be del square v over del x square plus del square v over del y square plus del square v over del z square। ये तीनों कंपोनेंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैं इजीली डिराइव कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूं तो इसी तरीके से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल वी को लिखने का तरीका अलग है और डेल का तरीका अलग है, उन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो यू कैन इजीली डिराइव दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। सिमिलरली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम कुछ इस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो स्केलर फील्ड अगर v मेरी हार्मोनिक है, हार्मोनिक का मतलब इसके अंदर साइन या कोसाइन वाले पार्ट्स ही हैं केवल, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लाप्लासियन ऑपरेटर जो है वो उस रीजन में खत्म हो जाता है। मतलब अगर हार्मोनिक फील्ड है मेरे पास स्केलर फील्ड जिसके अंदर केवल और केवल साइन और कोसाइन कंपोनेंट्स हैं, तो वो मेरा उस केस में लाप्लासियन ऑपरेटर यानी डेल स्क्वायर वी जो है वो मेरा 0 हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि डेल स्क्वायर वी 0 हो जाएगा, वो जिस रीजन में होगा उसको हम बोलेंगे कि ये मेरा v यानी इस v के लिए, स्केलर v के लिए एक सोल्यूशन है जब मेरा v हार्मोनिक हो, यानी केवल और केवल साइन और कोसाइन फॉर्म्स में इसका इस्तेमाल होता हो। एंटीना की स्टडी करने के लिए डेल स्क्वायर v और डेल स्क्वायर ए, ये दोनों लाप्लासियन ऑफ अ स्केलर एंड लाप्लासियन ऑफ अ वेक्टर, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और चूंकि हम स्टडी करते हैं हार्मोनिक फील्ड्स के लिए मैक्सिमम, तो इसीलिए हम इस लाप्लासियन ऑपरेटर को एक लाप्लास इक्वेशन बना करके, डेल स्क्वायर वी को हम लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0, वहाँ से हम वी का सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं, और ये वी मेरा उस केस में पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल किया जाता है। This is the Laplace's equation, del square v equal to 0 is Laplace's equation. अब लाप्लासियन ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, तो लाप्लासियन ऑफ अ वेक्टर अगर मैं देखूं तो डेल स्क्वायर ये एक स्केलर ऑपरेटर है ना, तो इसको वेक्टर के साथ भी एसोसिएट करना पॉसिबल है। लेकिन कैसे पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि मैं सीधे सीधे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए निकाल लूँ जहाँ पर ए मेरा वेक्टर है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर है ना, डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ ए, तो किसी भी वेक्टर का ग्रेडियंट पॉसिबल नहीं है ना। डेल ए, अगर ए मेरा वेक्टर है तो वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकलता है। तो मैथमेटिकली अगर ये मेरा स्केलर ऑपरेटर नहीं है जिसके साथ मैं लाप्लासियन को ऑपरेट कर रहा हूँ, वेक्टर है, तो उसको हम इस तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट
की तरह सॉल्व नहीं कर सकते, हमें उसको सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, और वो तरीका है कि हम उसको डिफाइन करते हैं ग्रेडियंट ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस कर्ल ऑफ ए, डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा लाप्लासियन ऑफ अ वेक्टर का। मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं डेल ऑफ डेल डॉट ए ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस माइनस कर्ल ऑफ ए। So del of del dot A minus del cross A, that will be Laplacian of a vector, है ना। इसको हम लाप्लासियन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, और मैथमेटिकली वेक्टर आइडेंटिटी है, शायद आपने मैथमेटिक्स में कभी पढ़ा हो, या अगर आप डिटेल में इन ऑपरेटर्स की स्टडी करते हो तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी डेल स्क्वायर ए, ये बहुत अच्छी यूजफुल मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए यूजफुल क्वांटिटी है। डेल स्क्वायर ए को हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ए जो है या डेल जो है वो मेरा केवल सिलेंड्रिकल के लिए है या कार्टेशियन के लिए है। ये किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कार्टेशियन हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो स्फेरिकल हो। यहाँ पर ए और डेल या डेल डॉट ए या डेल क्रॉस ए, वो सारे के सारे पैरामीटर्स हमें उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस्तेमाल करने होंगे जिसमें हम इस ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। अब बात आती है सोलेनोइडल वेक्टर की। तो एक वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल बोली जाती है जब उसका डाइवर्जेंस जीरो होता है। यानी अगर एक वेक्टर फील्ड है ए फॉर एग्जांपल, और मुझे उसका डाइवर्जेंस जीरो दे रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वेक्टर फील्ड मेरी सोलेनोइडल है, डाइवर्जेंस लेस है। इसको हम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास वेक्टर फील्ड है, तो जितनी वेक्टर फील्ड एक पॉइंट के पहले थी इस पॉइंट P के अराउंड, उतनी ही वेक्टर फील्ड इस पॉइंट के बाद है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में कि ये जो मेरा P है, इस P के अराउंड तीन केसेस हमने स्टडी करे थे। या तो P से फील्ड एमिनेट होती हुई लगेगी, एमर्ज होती हुई लगेगी, या वो ये इस P से P पर कॉन्सेंट्रेट होती हुई लगेगी। और तीसरा केस था मेरा जब जितनी फील्ड उस पॉइंट से पहले है उतनी फील्ड उस पॉइंट के बाद है। यहाँ पर मेरा डाइवर्जेंस पॉजिटिव था, इसको मैं सोर्स पॉइंट बोलता था। यहाँ पर मेरा डाइवर्जेंस नेगेटिव है, इसको मैं सिंक पॉइंट बोलता था। और यहाँ पर मेरा डाइवर्जेंस जीरो था, इसको मैं ना तो सोर्स ना तो सिंक यानी सोलेनोइडल पॉइंट बोलता था। सोलेनोइडल मतलब सोलेनोइड की तरह, ट्यूब की तरह। एक पानी का पाइप है, जितना पानी उस पाइप में अंदर आ रहा है उतना ही पानी उस पाइप के बाहर निकल रहा है, तो वो सोलेनोइडल है, वो लॉसलेस है बेसिकली। तो उसको हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना तो सिंक होती है सोर्स, ना तो सोर्स होती है फ्लक्स का। फ्लक्स मतलब फील्ड लाइंस का बेसिकली। और अगर मैं प्योरली सोलेनोइडल केस की बात करता हूँ, तो उस प्योरली सोलेनोइडल केस के लिए मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि अगर किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल मुझे पता है, और उस कर्ल का डाइवर्जेंस अगर मैं निकालूं और वो मेरा जीरो आए, दैट मीन्स वो जो एफ है वेक्टर फील्ड, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्योरली सोलेनोइडल फील्ड। ठीक है। ऑब्वियसली ये ए एक वेक्टर है, और ये एक वेक्टर ए किसी दूसरे वेक्टर का कर्ल भी हो सकता है, क्योंकि कर्ल भी एक वेक्टर ही आएगा। तो डेल डॉट ऑफ डेल क्रॉस एफ, दैट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है तो ये मेरा प्योरली सोलेनोइडल केस कंसीडर करा जाता है। वेक्टर फील्ड ए इरोटेशनल बोली जाती है अगर उसका कर्ल जीरो होता है। तो इसको हम पोटेंशियल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, थोड़ी देर बाद में आपको भी इसका रीजन समझ में आएगा। इरोटेशनल वेक्टर को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे डेल क्रॉस ए को जीरो कर देना है, और इसको हम इरोटेशनल वेक्टर फील्ड बोलते हैं अगर मेरा कर्ल फ्री वेक्टर है। तो कर्ल फ्री वेक्टर है उसको हम इरोटेशनल वेक्टर भी बोलेंगे। ठीक है। मैथमेटिकली हम इसको प्योरली इरोटेशनल फील्ड आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो प्योरली इरोटेशनल होगा अगर उस स्केलर का, किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट यानी डेल वी, और उसका कर्ल अगर मैं निकाल लूं और वो मेरा जीरो आए, तो हम बोलेंगे कि ये जो मेरा पोटेंशियल वाली फील्ड है, स्केलर है वी, वो मेरा क्या है, इरोटेशनल है। अब आप ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी दो आइडेंटिटी डिस्कस करी। एक इरोटेशनल के लिए हमने बोला कि डेल डॉट ऑफ डेल क्रॉस ए, ये जीरो होना चाहिए, है ना। डेल क्रॉस एफ लिखा था मैंने, चलो एफ लिख लेते हैं, डेल क्रॉस जीरो। ये मेरा क्या है, सोलेनोइडल, प्योरली सोलेनोइडल फील्ड आएगी। और अगर मैं डेल क्रॉस ऑफ डेल वी लिखता हूं, तो ये अगर जीरो है तो ये प्योरली इरोटेशनल फील्ड आएगी। लेकिन अगर मैं
बात करता हूं तो ये जो डेल क्रॉस एफ है, ये डेल क्रॉस एफ भी एक इंडिविजुअल वेक्टर है, तो इस वेक्टर को मैं ए भी लिख सकता हूं। तो डेल डॉट ए अगर जीरो है तो भी ये क्या है, ये सोलेनोइडल वाला केस बनता है। और डेल वी क्या है, ये एक स्केलर है, तो डेल क्रॉस अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी एक स्केलर वेक्टर है, और अगर ये जीरो है तो ये भी इरोटेशनल फील्ड बनती है। ठीक है। अगर मैं आगे जब मैं स्टडी करूंगा एंटीना में, तो एंटीना में स्टडी करने के लिए मेरे को स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। वहां पर मुझे इन सारी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने अननोन क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसीलिए इसको समझना यहाँ पर काफी जरूरी है। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो मैंने 4 केसेस बना रखे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि पहले केस में मेरा वेक्टर, अगर ये वेक्टर फील्ड है तो डाइवर्जेंस जीरो होगा या कर्ल जीरो होगा, या डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों नॉन जीरो होंगे? चलो मैं बता देता हूं आपको, इन दोनों ही केसेस में मेरे डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों के दोनों जीरो होंगे, क्योंकि ये सोलेनोइडल है और ये रोटेट भी नहीं कर रही, इसका मतलब ये कर्ल भी मेरा जीरो होगा। इस वाले केस में अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरा डेल डॉट ए पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो वो जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स डेल डॉट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट इन दिस केस बिकॉज द फील्ड इज नॉट रोटेटिंग, यहाँ पर मेरा डेल क्रॉस ए क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फील्ड रोटेट कर रही है, फील्ड रोटेट कर रही है मतलब डेल क्रॉस ए जीरो नहीं होगा, डेल क्रॉस ए जीरो नहीं होगा, है ना। लेकिन चूंकि ये सोलेनोइडल, देखो आप इस लाइन में सारी की सारी लाइंस, ये एक ही, अगर मैं इसको क्लोज फॉर्म दे दूं तो आप देख सकते हो बाउंड्रीज पर सारी वेक्टर फील्ड सेम है और बार बार उसी एंगल रोटेशन से मूव कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पर डेल डॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में ना तो मेरा डाइवर्जेंस जीरो होगा, ना तो मेरा कर्ल जीरो होगा। आई होप आपको डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट और डेल ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर, ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। हम यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, वेक्टर कैलकुलस है, उन वेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफरेंशियल पैरामीटर्स हैं, वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 इस लेक्चर में हम लोगों ने डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके बाद लाप्लासियन वेक्टर का, स्केलर का और सोलेनोइडल और इरोटेशनल फील्ड्स भी डिस्कस कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स रिस्पेक्टिवली। अलग अलग लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इम्पोर्टेंट रूल्स या लॉज हैं या वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखेंगे कि ये जितनी भी आइडेंटिटीज हमने अब तक डिराइव करी हैं अलग अलग वेक्टर कन्वर्जन के लिए, या जो भी अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में आइडेंटिटीज हैं, उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और कैसे इन पैरामीटर्स को एंटीना की स्टडी करने के लिए वी कैन यूज देम। So we'll see in the next lecture. Till then, enjoy.